देखो, अब तक हम जो टॉपिक स्टडी कर चुके हैं वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग था और साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखो, प्रिंसिपल्स को स्टडी करना तो बहुत इजी था, ये टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इजी है। प्रिंसिपल्स तो एक थ्योरी पोर्शन था, अब उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करें इसके बारे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 7 टेक्निक्स दी हैं। इन 7 टेक्निक्स में हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये 7 हमें टेक्निक्स हमें अब स्टडी करनी है। ये 7 टेक्निक्स बहुत इजी है। तो इन 7 टेक्निक्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है। कहता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स से तो हमारी एक बेसिक फिलोसफी हमारी थ्योरी की क्लियर होती है कि ठीक है ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाना चाहिए, फर्म के अंदर सबके बीच में फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए। पर ये काम होगा कैसे, इन सबको हम इंप्लीमेंट करें कैसे, ये पॉसिबल होगा कैसे। तो ये हमारे पास 7 टेक्निक्स हैं। तो इन 7 टेक्निक्स को ही हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन प्रिंसिपल्स को हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये बातें हमको अब पता चलेंगी। किसकी हेल्प से? टेक्निक्स की हेल्प से। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। क्रियात्मक फॉर्मेनशिप कह लीजिए या फंक्शनल फॉर्मेनशिप कह लीजिए। इसके जो जन्मदाता है डेफिनेटली इसके जो फादर हैं वो है हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, बोले तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हमें जब एक चैप्टर स्टडी करने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने को मिला था। तो जब आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखोगे तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो काम होता है हर काम हम एक एक्सपर्ट से कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक बिल्डिंग रेडी करनी है, तो बिल्डिंग की दीवार कोई खड़ी करेगा, बिल्डिंग का लेंटर कोई डालने वाला है, फर्नीचर कोई लगाने वाला है, जो बिजली के कनेक्शन होगा वो कोई करने वाला है, जो फ्लोर का काम है वो कोई करने वाला है, फर्निशिंग का काम कोई करने वाला है। तो हर काम हम किससे करवाने वाले हैं? एक्सपर्ट से कराने वाले हैं। मतलब हम काम को डिवाइड कर देते हैं और हर काम एक एक्सपर्ट के थ्रू ही होता है। तो वैसा ही क्या है, कहता है कि फैक्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, 2 डिपार्टमेंट बना देते हैं। एक डिपार्टमेंट को हम कह देते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट को हम कह देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के कौन हैंडल करेगा? प्लानिंग ऑफिसर हैंडल करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करेगा? प्रोडक्शन ऑफिसर हैंडल करेगा। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में ये काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली इनके अंडर में कौन काम कर रहे हैं? वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने ये पर्सन देखे हैं इनके रियलिटी में काम क्या होते हैं। जैसे हम बात करें प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी क्या दिखाया, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके काम क्या होंगे, है ना। मैंने क्या दिखाया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके क्या फंक्शन है। फिर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सन है इनके क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो ये स्पेशल पर्सन काम करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, रियलिटी में इनके नेम क्या है और इनके फंक्शन क्या है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं रूट क्लर्क की, ये जो हमारा रूट क्लर्क है, अब रूट क्लर्क के नाम से क्लियर है, ये रूट क्लर्क क्या करता होगा, किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक रूट फिक्स करता है कि ये काम ऐसे ऐसे पूरा होगा, इस प्रोसेस से पूरा होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट रेडी करना है, वो प्रोडक्ट पहले मशीन ए, फिर मशीन बी, फिर मशीन सी, तो ये इस काम को पूरा करने का वो पहले से रूट डिसाइड कर देता है। तो पहले वो ये फिक्स कर देता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है, ये रूट पहले से डिसाइड कर देता है। कौन? रूट क्लर्क। इसी तरह से ही हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, डेली के डेली क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस रेडी कर देता है, इंस्ट्रक्शंस कार्ड रेडी करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड रेडी करने के बाद जितने भी गैंग वॉस होते हैं उनको हैंड ओवर कर देता है।
उनको सबको मतलब इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आज ये काम होगा, ऐसे होगा। उन सब के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। काम करने की टेक्निक क्या होगी, कौन सी मशीन पे काम करना है, काम को करने का मेथड क्या होगा, काम को करने का नेचर क्या होगा, ये सब कौन रेडी करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। सारे इंस्ट्रक्शन उसमें रेडी होते हैं। और किसको हैंड ओवर कर देता है वो, जितने भी हमारे गैंग बॉस होते हैं, सारे गैंग बॉस को वो हैंड ओवर कर देता है। फिर बात आता है कि ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करते रहते हैं कि काम कब शुरू होगा, काम कब खत्म होगा, काम को पूरा करने में कितना टाइम लगने वाला है, और काम को पूरा करने में किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आने वाली है। ये सारी बातें टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है। फिर ये डिसिप्लिन मेंटेन करता होगा। ये देखता है कि काम जिस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जिस स्टैंडर्ड को हमने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिसिप्लिनरियर फिक्स करता है, टू इंश्योर डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन को बना के रखता है, अनुशासन को बना के रखता है, मतलब काम सिस्टमेटिक तरीके से होता रहे। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो ये एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो ये एक्सपर्ट है, इनके क्या फंक्शंस हैं। तो इनके फंक्शंस के अंदर अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड बॉस की। तो स्पीड बॉस ये देखता है कि काम जिस स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए था उस स्पीड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम धीरे तो नहीं हो रहा है। अगर काम धीरे हो रहा है तो उसको सही करने का क्या तरीका होगा, तो ये स्पीड बॉस देखता है। फिर गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या करता है, मशीनों को, टूल्स को मेंटेन करने का काम करता है, और वो वर्कर्स को ऑपरेशन के लिए भी रेडी करता है। मतलब वो क्या करता है, जितनी भी गैंग बॉस होते हैं, जिनकी जितनी भी टोलियां होती हैं, उनका एक बॉस फिक्स कर देता है और उनको काम करने के लिए रेडी करता है। कौन, गैंग बॉस। और उनको काम करने के लिए जो भी मशीनें चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, तो वो गैंग बॉस उनको अवेलेबल कराता है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या करता होगा, काम करने की स्थितियां पैदा करता है। मशीन और टूल्स के अंदर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको रिपेयर कराने में हेल्प करता है, मतलब उनको इस हालत में बना के रखता है कि काम हमारा चलता है। फिर ये है इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर क्या करता है, हमारी ये जो काम की जो क्वालिटी है ये इसको चेक करने का काम करता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमारी जो फर्स्ट टेक्निक थी कौन सी, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप को डिस्कस किया। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री मैनेजर क्या करता है, पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट्स में, दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं। अब उनके क्या काम होते हैं, ये सारे काम मैं आपको इस स्लाइड में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रमापीकरण करना, मतलब किसी भी काम को करने से पहले पूरा सोच विचार के काम करना, पूरे स्टैंडर्ड हमको फिक्स कर देने। क्योंकि जब भी आप बिना स्टैंडर्ड फिक्स किए काम करते हो तो आपका मकान भी अच्छे से खड़ा नहीं होगा। बिना क्वालिटी के आप काम करते हो तो क्या आपका मकान 5 साल चलेगा। अच्छा सा स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, अच्छी तरह से सोच विचार कर काम करोगे, स्टैंडर्ड फिक्स ढंग से करोगे, वो बहुत लंबे चलने वाले हो। तो हमको प्रोसेस के बारे में, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड, टाइम का, प्रोडक्ट का, मशीनरी का, मेथड, वर्किंग कंडीशन, इन सब के स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर लेने चाहिए। काम करने की कंडीशंस क्या होंगी, कौन सी टेक्निक से काम होगा, कौन से औजारों से काम होगा, तो ये सारे स्टैंडर्ड हमको पहले से ही फिक्स कर लेने चाहिए। अब स्टैंडर्ड फिक्स होने से होगा क्या, हमारा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होने वाला है, और प्रोडक्शन जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा था उसी अकॉर्डिंग होने वाला है, और हमारी जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो भी बने रहने वाली है। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स करने से हमारे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हमारा सिंप्लीफिकेशन भी है। कभी कभी हम किसी भी काम को हम बहुत टिपिकल बना लेते हैं। ये कहता है कि हमको अगर कोई काम करना है तो काम के अंदर हमको टिपिकल वाली चीज़ों को हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जूतों की फैक्ट्री है, आप जूते बनाते हो 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इस तरह के जूते बनाते हो। अब मान लो कोई आकर आपको कह दे कि भाई जूते बना दे 2.5 नंबर का, 3.5 नंबर के बना ले, 2.7 नंबर का बना ले, 8.2 नंबर का बना ले, 0.5 नंबर का बना ले, 1.125 नंबर का बना ले, 1.75 नंबर का बना ले, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका काम और भी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। जब भी आप कोई काम सिंपल तरीके से करते हो तो आपकी लेबर कॉस्ट कम आने वाली है, आपको स्टॉक कम रखना पड़ेगा। बट अगर आपने काफी सारी क्वालिटी बनानी स्टार्ट कर दी, काफी सारे
काम को टिपिकल कर दिया तो आपको स्टॉक के अंदर भी ज्यादा काम रखना पड़ेगा, स्टॉक के अंदर गोडाउन के अंदर आपको ज्यादा माल रखना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी भी काम को सिंपल करके काम करते हो तो आपकी मशीनें अच्छे से यूज होती हैं, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आने वाली है, आपको स्टॉक भी कम मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिंपल कोई भी काम करो, सिंपल करो, सिंप्लीफिकेशन के अंदर करो, काम को ज्यादा टिपिकल मत बनाओ। तो वो सिंप्लीफिकेशन वेराइटीज को लेकर, साइजेस को लेकर, वेटेज को लेकर, डायमेंशंस को लेकर सारे हमारा काम सिंपल होना चाहिए। तो ये है हमारी सेकंड टेक्निक। फिर हमारी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थर्ड टेक्निक है वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर क्या बोला गया है, जब भी आप कोई काम करो, काम करने का हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, और कोई भी काम करो उस काम को पूरा करने के लिए हमने इसमें प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स को भी यूज किया है। ये F.W. टेलर ने बोला था मेथड स्टडी के बारे में। तो जब भी कोई काम करो, काम करने की हमारे पास सबसे बेस्ट से बेस्ट टेक्निक, बेस्ट से बेस्ट मेथड हमारे पास होना चाहिए, और हमारी वेस्टेज इससे हमारी कम होने वाली है, हमारी लेबर कॉस्ट कम आएगी, क्वालिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाई से ज़्यादा आने वाली है। तो मान लो जैसे एक कार का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, तो डिजाइन ए कार, द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड इंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, प्लेस फॉर द मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल। मान लो हमने कोई भी काम करना है तो हमको पहले से ही सब फिक्स कर लेना, मेथड फिक्स कर लेना है कि हमारे ऑपरेशन, हमारे जो भी काम है कौन सी सीक्वेंस में होंगे, ये काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सी मशीन के थ्रू होगा, कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा। तो हमारे पास हर काम को करने की एक बेस्ट से बेस्ट मेथड, बेस्ट से बेस्ट मेथड पहले से हमको पता होना चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आने वाली है, हमारी क्वालिटी बहुत से अच्छी आने वाली है, हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमारे इससे क्या रहने वाले हैं, सेटिस्फाई रहने वाले हैं। दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के बाद हमारा नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मोशन स्टडी की किसने थी, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। ये हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने कैमरे का यूज किया, वहां पे इन्होंने कैमरा लगा के रख दिया और इन्होंने बहुत ध्यान से देखा। एक मिस्त्री था, राज मिस्त्री जिसको कहते हैं, जिससे आप घर बनवाते हो, वो मिस्त्री एक ईंट को लगाने में 18 एक्टिविटी कर रहा था। तो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान से काम किया, उसकी एक्टिविटी को खत्म किया, एक्टिविटीज को कम से कम कर दिया। तो जो वो एक ब्रिक लगाने में 18 एक्टिविटीज कर रहा था, 18 बार हरकतें कर रहा था, उस हरकतों को कम करके कहीं ना कहीं 3 से 5 तक लाके रख दिया। और कुछ सिचुएशन में तो वही देखा कि वो जो ईंट 18 बार में लगा रहा था, वो ईंट 2 एक्टिविटीज में भी लग पा रही थी। ये है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, फालतू की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देते हैं और कोई भी काम हमारा बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टडी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स। ये एक मूवमेंट्स की स्टडी है, किसको, उठाने की, रखने की, लगाने की, बैठने की, खड़े होने की। इसके ऊपर हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, वर्कर्स आएंगे काम पर, इधर बैठ उधर बैठ, ये कर वो कर, मोबाइल खोल, फालतू का आधा पौना घंटा 2-4 घंटे तो हम लोग काम के टाइम पर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो टेलर ने क्या किया, मोशन स्टडी करते हुए स्टॉप वॉचेस का यूज किया, कुछ सिंबल्स का यूज किया, कलर्स का यूज किया। तो इससे क्या होगा, हमारा काम प्रोडक्टिव होगा, अनावश्यक हरकतें, अननेसेसरी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी हट जाती हैं, और जो काम हमारा मान लो 10 घंटे में होना है, वो काम हमारा क्या पता अभी 1 घंटे में भी हो जाए, क्या पता 2 घंटे में हो जाए, क्या पता 3 घंटे में भी हो जाए। तो काम हमारा बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तो मोशन स्टडी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। अनावश्यक हरकतें, अननेसेसरी हरकतों को खत्म करने की बात यहां पर की गई है। तो जो आपको मैं एग्जांपल बता रहा था राज मिस्त्री वाला, ये एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। दैट इज मोशन स्टडी। अगला है हमारा टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी के अंदर क्या बोला है, किसी भी काम को करने का हम पहले से एक टाइम पहले से ही फिक्स कर दे कि इस काम को पूरा करने में इतना टाइम लगने वाला है। तो हमको पहले से पता लग जाएगा लेबर के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी इंप्लॉइज की हमें नीड है, हमको इंप्लॉइज को मोटिवेट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी काम को करने के लिए टाइम पहले से फिक्स कर देते हो, स्टैंडर्ड टाइम पहले से पता लगा लेते हो, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें से पहले से सोल्व हो जाती है। हमको पता लग जाता है कि काम कितना टाइम में पूरा होगा, कितनी लेबर चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना टाइम वेस्ट नहीं होगा, सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल 15 मिनट में पूरा हो जाता है। तो मान लो वो आर्टिकल के हमको 4 बॉक्स बनाने हैं, तो 1 घंटे के अंदर डेफिनेटली हमारे 4 बॉक्स रेडी हो जाएंगे। मान लो एक डिब्बा है, एक डिब्बा रेडी करने में 15 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में कितने डिब्बे रेडी हो जाएंगे, 1 घंटे में 4 बॉक्स हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा हमको टाइम के बारे में पहले से बारे में स्टडी कर लेना चाहिए, काम करने से पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए। दैट इज टाइम स्टडी।
फिर आगे है फटीग स्टडी, जिसको हम बोलते हैं थकान अध्ययन। भाई ह्यूमन नेचर है, इंसान है, थकावट तो होती है। तो अगर हम इंसानों को बीच में रेस्ट का टाइम नहीं देते हैं, लगातार 8 घंटे को इंसान काम करता रहेगा ना, तो काम करने की एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, 2-4 पीरियड्स के बाद क्या होता है, एक ब्रेक होता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का। तो जब आप ब्रेक ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो अगले के कुछ घंटे आप फिर से बहुत एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं। तो फटीग स्टडी मतलब हमको ये मानकर चलना है कि इंसान जो है ना, वो मशीनें नहीं है, उनको भी थकावट होती है, तो उनको भी हमें क्या करना है, आराम करने का टाइम देना है। तो जब हम उनको आराम करने का टाइम दे देते हैं, तो फिर से वो अपने स्टेमिना को बना के रखते हैं और वो सेम एनर्जी के साथ फिर से काम कर सकते हैं। तो इस फटीग स्टडी से होगा क्या, थकान अध्ययन से होगा क्या, तो वर्कर की जो एफिशिएंसी का जो लेवल है ना, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये लोगों को थकावट होती क्यों है। भाई लंबे टाइम तक काम करते हैं, कभी कभी काम उनके अकॉर्डिंग होता भी नहीं है, कभी कभी काम की कंडीशंस पुअर हैं, या हमारे बॉस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो कभी कोई मानसिक थकावट भी होती है। तो थकावट होने के कारण काफी सारे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, वर्कर्स को बीच में आराम करने का टाइम देना है, ताकि अगले कुछ घंटे वो अच्छे से काम कर पाए, स्टेमिना उनका अच्छे से बना रहे। तो 2-4 घंटे काम करवाओ, 1-2 घंटे बीच में रिलैक्स दे दिया, रेस्ट दे दिया, अगले 2-4 घंटे वो और भी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करने वाले हैं। तो ये है हमारी 6th टेक्निक, किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल वेज, पीस वेज सिस्टम। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। देखो भाई, फर्म के अंदर जो वर्कर अच्छे से काम करेगा, जितना हम बोलेंगे उतना काम करेगा, उसको अच्छी सैलरी दे दो। जो कम काम करे उसको कम सैलरी दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमने क्या किया है, एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर्स के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है। तो जो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, जो एफिशिएंट वर्कर होगा, उसको तो क्या मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो लेस एफिशिएंट वर्कर होगा, वो उसको काम करने के लिए मोटिवेट होने वाला है। मतलब ये वाली जो 7th टेक्निक है, इस 7th टेक्निक की हेल्प से हम ये देखते हैं कि जो वर्कर अच्छे से काम करता है, उसको तो क्या करने वाले हैं, रिवॉर्ड देने वाले हैं। मतलब हमने किसी को बोला भाई दिन के अंदर 50 डिब्बे, 50 बॉक्स रेडी करने हैं। अगर उसने 50 बॉक्स रेडी कर दिया, तो हम उसको क्या देने वाले हैं, रिवॉर्ड देने वाले हैं। अगर उसने 50 बॉक्स रेडी नहीं किए होंगे, तो उसकी सैलरी अपने आप ही कम मिलेगी, उसको वेजेस कम मिलेगी, मजदूरी कम मिलेगी। तो वो काम करने के लिए नेक्स्ट डे मोटिवेट होगा कि भाई मैंने थोड़ा सा काम कम किया था, मेरे को सैलरी कम मिली है, तो वो क्या होगा, काम करने के लिए मोटिवेट होगा। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को समझने के लिए 2 पीस रेट रखे। मतलब मान लो जो टारगेट को पूरा करेगा, उसको मैं 1 डिब्बे को बनाने के दूंगा 4 रुपए। जो टारगेट को पूरा नहीं करेगा, 50 से कम बनाएगा, तो उसको मैं दूंगा मान लो 3 रुपए के हिसाब से। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि 20 यूनिट बनानी है, हर यूनिट के कितने रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे। अगर कोई बंदा 20 की 20 यूनिट रेडी कर देता है, तो उसको तो मिल गए 100 रुपए। पर अगर कोई 20 की 20 यूनिट रेडी नहीं करता, तो मैं उसको पे करूंगा मान लो 4 रुपए। तो मतलब मैंने 2 रेट फिक्स कर दी, 5 रुपए, 4 रुपए। जो टारगेट फिक्स करेगा, जो टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो 5 रुपए दे दूंगा। जो टारगेट के अकॉर्डिंग 1 यूनिट भी कम बनाएगा, तो उसको मैं कितना देने वाला हूं, 4 रुपए। तो एक पर्सन ने तो टारगेट के अकॉर्डिंग पूरा किया, तो उसको कितना मिलेगा, 5 रुपए। तो उसको मैंने कितने दे दिए, 100 रुपए। अब एक पर्सन ने बनाई 18 यूनिट, तो उसको मैं क्या दूंगा, 4 रुपए के हिसाब से। तो उसको कितने मिलने वाले, 72 रुपए। तो मतलब 2 यूनिट कम बनाते ही बंदे को 28 रुपए कम मिले हैं। कितने रुपीज, 28 रुपीज। तो बंदा क्या करेगा, अगली बार ढंग से काम करेगा, मोटिवेट होगा। तो ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया, वेजेस पे करने की रेट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि जो अच्छे से काम करेगा उसको रिवॉर्ड भी दो, उसको वो अपने आप ही अच्छे से काम कर लेगा। जिसने थोड़ा सा कम काम किया, उसको सैलरी थोड़ी कम दे दो। दैट इज विभेदात्मक। विभेदात्मक का क्या मतलब क्या है, डिफरेंशियल का मतलब क्या है, डिफरेंस रखा हुआ है वेजेस के अंदर। तो इससे फायदा क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर है उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और जो कम एफिशिएंट वर्कर है वो थोड़ा काम करने के लिए मोटिवेट होगा और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का वो एफर्ट करने वाला है। तो ये 7 टेक्निक्स हैं। क्या है ये 7 टेक्निक्स, जो हमने 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो ये 7 टेक्निक्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का चैप्टर, जिसके फादर रहे हैं F.W. टेलर।
चैप्टर खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, पर एज पर सिलेबस हमने इस चैप्टर में सिर्फ स्टडी किया है FW टेलर के बारे में और साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या 4 प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की हमारे पास क्या 7 टेक्निक्स हैं। मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।